हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेली द हिंदू के डिस्कशन में। स्टूडेंट्स, ये जो द हिंदू का जो डिस्कशन है डेली मैम के द्वारा कंडक्ट किया जाता था, बट मैम 2 डेज़ के लिए लीव के ऊपर हैं। इस वजह से ये मेरे ही द्वारा आज और कल का जो दिन है द हिंदू मेरे ही द्वारा डिस्कस किया जाएगा। हो सकता है कि आपको डिफरेंट लगे, इन 2 दिनों के अंदर जो द हिंदू का जो डिस्कशन है वो डिफरेंट लगे, बट 2 डेज़ के लिए आप कोऑपरेट कीजिए और आप न्यूज़पेपर को रीड कीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें आज की फर्स्ट न्यूज़ की, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कैस्पियन सी जो है इसके जो सराउंडिंग में कौन कौन से कंट्रीज हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कैस्पियन सी कहाँ पे पाया जाता है और कौन कौन से इसके जो सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। क्या इनके कंट्रीज़ को याद करने का कोई ट्रिक है क्या इनकी कंट्रीज़ को याद करने का, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है, फर्स्ट टॉपिक है ईडी का जो सर्च है उससे रिगार्डिंग में छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके उनके घर के ऊपर या ऑफिसेज के ऊपर में ईडी के द्वारा एक रेड है वो कंडक्ट की गई है। तो सबसे पहले आपको ईडी के बारे में पता होना चाहिए। ईडी का जो फुल फॉर्म है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस तरीके से आया। स्टूडेंट्स, 1956 के समय में एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसके अंडर में 1956 के समय में इसको एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। फिर लेटर फेज में ये इसको जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है उन सबको रेगुलेट करने का जो अथॉरिटी है उसको दिया गया था। हमारे जो एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी जो लॉ हैं, जो रेगुलेशन हैं, वो इसी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उनसे रिलेटेड अगर कोई वायलेशन होता है 1957 के समय में एनफोर्समेंट यूनिट का जो नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में कर दिया गया, जिसका रीनेम किया गया 1957 के समय में। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से इसको जो ट्रांसफ़र कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए और बेटर यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा सके। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी किस तरीके से, यहाँ बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी इनके द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो पेनल्टीज़ हैं वो भी इनके द्वारा इम्पोज की जाती हैं। एक्सचेंज कंट्रोल लॉ से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे पेनल्टी है, कोई भी ऑफेंस पाया जाता है तो उससे रिलेटेड जो पेनल्टी हैं वो इनके द्वारा इम्पोज की जाती हैं। ईडी के बारे में अगर हम बात करें, 2 इम्पोर्टेंट ऐसे लॉ हैं जिनको ये रेगुलेट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, और पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का। तो मनी लॉन्ड्रिंग और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उससे रिलेटेड अगर एक्सचेंज लॉ से रिलेटेड या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई केस है तो उसको डील किया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 2018 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल है वो लाया गया। 2018 के इस एक्ट का जो यहाँ पे प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर में ही आती है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब कि आप यहाँ पे आपके द्वारा कोई स्कैम किया गया है, इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई ऑफेंस है वो कंडक्ट किया गया है, तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया रखा गया था कि आपको जो भगोड़ा यहाँ पे जो अगर डिक्लेयर किया जाता है तो मिनिमम कितना आपने जो इकोनॉमिक ऑफेंस किया हो, जब भी आपको यहाँ पे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो बेसिकली जो मिनिमम अमाउंट है वो 100 करोड़ है, मिनिमम अमाउंट 100 करोड़ है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर किसी पर्सन के द्वारा 50 करोड़ के आसपास जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेक्टर में कोई ऑफेंस कंडक्ट किया जाता है तो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के अंडर में उनको नहीं काउंट किया जाता है। तो मिनिमम अमाउंट 100 करोड़ का अगर आपने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस कंडक्ट किया है तो ईडी के द्वारा आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के थ्रू आपके अगेंस्ट में जो यहाँ पे कार्रवाई है वो की जाती है। तो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड था, जो छत्तीसगढ़ के अंदर रिसेंटली जो कांग्रेस की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर ये कंडक्ट की गई है। पॉलिटिकल पार्टी जिसके अगेंस्ट में एक वेंडेटा वर्ड है वो यूज करती हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से हमारे ऊपर इस तरीके की जो कार्रवाई है, इस तरीके की जो रेड है वो कंडक्ट की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये ईडी सर्च के बारे में था।
ये फ्रंट पेज के ऊपर ही आपको ये न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन वो बेसिकली कीव के लिए विजिट करेंगे। कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है कि जो 24 फरवरी का जो दिन है 2022 के अंदर, उस दिन रसिया के द्वारा अटैक किया गया था यूक्रेन के ऊपर में। आपको यूक्रेन का जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि यूक्रेन का कौन कौन से कंट्री हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टूडेंट्स यूक्रेन के बारे में बात करें, तो ईस्टर्न साइड में यूक्रेन के गिरता है रसिया। रसिया इसके ईस्टर्न साइड में है और रसिया के द्वारा इसके ईस्टर्न एरिया के ऊपर ही अटैक किया गया था इनिशियल फेज के अंदर में। नॉर्दर्न एरिया के अंदर बेलारूस है, फिर पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो यूक्रेन के साथ में जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। मैरीटाइम बाउंड्री की अगर हम बात करें, मैरीटाइम बाउंड्री सी ऑफ अजोव है एंड ब्लैक सी के द्वारा जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो शेयर की जाती है यूक्रेन के लिए। स्टूडेंट्स, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो नाटो नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर नहीं है। नाटो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, नाटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1948 के समय में जब 1949 स्टूडेंट्स 1949 के समय में जब नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था, तो नाटो का बेसिकली मेन एम ये था कि यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस का एक मैकेनिज्म है। ब्रसेल्स बेलारूस के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। तो नाटो का जो ट्रीटी है, जब भी किसी कंट्री के द्वारा नाटो का जो ट्रीटी है उसको साइन किया जाता है, तो उस कंट्री के द्वारा साइन करने के बाद में यहाँ पे जो कलेक्टिव डिफेंस का जो मैकेनिज्म है वो इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म ये है कि अगर किसी भी नाटो के मेंबर के ऊपर अटैक होता है, तो सभी नाटो की जो फोर्सेज हैं, नाटो के जो सभी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके द्वारा इसको डिफेंस किया जाता है, डिफेंड किया जाएगा। तो अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो नाटो के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। इसका जो नाटो ट्रीटी का जो सेक्शन 5 है, आर्टिकल 5 है, उसके अंदर उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो बाइडेन है वो कीव के लिए विजिट करेंगे, जितना भी मिलिट्री असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, शिवसेना जो पार्टी हुआ करती थी उसके चीफ हुआ करते थे उद्धव ठाकरे। अभी रिसेंटली उनका एक जो फैक्शन है वो यहाँ से, इनसे फैक्शन यहाँ से अलग हुआ और उसके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक केस है वो कंडक्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बेसिकली जो लॉ ऑफ मेजॉरिटी है उसके थ्रू जो शिवसेना नाम की जो पार्टी है उसका जो सिंबल है और जो नाम है वो बेसिकली महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनको दे दिया जाएगा। जो प्रेजेंट सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनका जो फैक्शन है, उनका जो ग्रुप है, उनको दे दिया गया है। उसके बिहाइंड में इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे लॉ ऑफ मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग में कि टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल अगर आपके यहाँ पे 50 मेंबर हैं और 2/3 से ज़्यादा जो मेंबर हैं वो यहाँ पे एक डिफरेंट फैक्शन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपके अगेंस्ट में बेसिकली जो भी अथॉरिटी है, जो भी पार्टी का हेड है, उसके अगेंस्ट में जाके कोई दूसरा फैक्शन क्रिएट करते हैं, तो उस लॉ ऑफ मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो उस पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी का जो सिंबल है और पार्टी का जो नाम है वो उस जाने वाले फैक्शन है जो प्रेजेंट सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे फैक्शन है उसको दे दिया गया। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेंगे और उनके द्वारा बताया गया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है कि जिन लोगों के द्वारा एंटी डिफेक्शन के थ्रू जाके पार्टी अगेंस्ट पार्टी एक्टिविटीज़ के अंदर, अगेंस्ट द पार्टी एक्टिविटीज़ के अंदर जो लोग शामिल थे, तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो मैटर है वो स्टिल पेंडिंग है और डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर पेंडिंग होने की वजह से जो लॉ ऑफ मेजॉरिटी है वो अप्लाई नहीं हो सकता है। तो वो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे बेसिकली इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएंगे। तो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट ये है, एक तो लॉ ऑफ मेजॉरिटी के बारे में, एक डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में और एक एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके बारे में। स्टूडेंट 10 शेड्यूल के थ्रू 59 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एंटी डिफेक्शन है उसे यहाँ पे अप्लाई किया गया, एंटी डिफेक्शन एग्जिस्टेंस में आया। बेसिकली आयाराम और गयाराम की जो पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए, आयाराम गयाराम बेसिकली एक पर्सन हुआ करते थे जो हरियाणा के अंदर एमएलए हुआ करते थे। तो उनके द्वारा एक ही दिन के अंदर 2-3 पार्टीज हैं वो चेंज की गई थी।
तो इन एंटी पार्टी एक्टिविटी या इस तरीके से जो पार्टी चेंजिंग का जो एक्टिविटी है इनको स्टॉप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू 10th शेड्यूल है वो ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल बेसिकली एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, तो उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो भी आपको पता होना चाहिए कि किसी इंडिपेंडेंट मेंबर के द्वारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन की जा सकती। नॉमिनेटेड मेंबर को 6 मंथ का टाइम होता है, और 2/3 फैक्शन अगर यहाँ पे किसी दूसरी पार्टी के साथ में मर्ज होना चाहता है तो उसको अलाउ किया गया है। एंटी डिफेक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ प्रोविज़न है एंटी डिफेक्शन के। तो ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरगढ़। जैसे जोशीमठ के अंदर जिस तरीके की एक्टिविटी हुई वैसा ही यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिल रहा है पिथौरगढ़ के अंदर में। पिथौरगढ़ के अंदर ये जो प्रोटेस्ट है वो वहाँ पे एक टाउन है उसके अंदर ये देखने के लिए मिला है। ये बेसिकली इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास ही सिचुएटेड है, और इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर है, और चाइना जो और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके काफ़ी क्लोज एरिया के अंदर ये गिरता है, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पे जिस तरीके से जो नए नए जो प्रोजेक्ट आए हैं, जिसमें बोकांग बेलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है धर्मा वैली के अंदर में। तो आपको एक तो धर्मा वैली के बारे में पता होना चाहिए कि धर्मा वैली कहाँ पे उत्तराखंड के अंदर है। बोकांग बेलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी फ्यूचर के समय में जोशीमठ की तरह की जो क्राइसिस है वो क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था ये टॉपिक। आपको पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो एपन नाम की एक आर्ट है उसकी वजह से भी जाना जाता है। एपन आर्ट आपको जो गले के अंदर जो डाल के एक क्लॉथ है जो पहना जाता है जिसको दुपट्टा बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी जाना जाता है। इस उत्तराखंड के इस एरिया को जो पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है कुमायूं एरिया के अंदर गिरता है। पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को सोरघाटी डिस्ट्रिक्ट के रूप से भी जाना जाता था। इसके नाम जो है पिथौरगढ़, उसके बिहाइंड की हिस्ट्री ये है कि पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर से रूल किया करते थे, अलग अलग जो राजपूत किंगडम्स हैं उनके बारे में हमने मेडिवल हिस्ट्री के अंदर रीड किया है। तो जो पृथ्वीराज चौहान रूल किया करते थे अजमेर से, तो उनका एक एरिया हुआ करता था जो दिल्ली के अंदर लोकेटेड था, जिसे किला राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, वो कैपिटल हुआ करती थी। तो किला राय पिथौरा के वजह से ही इसका जो नाम है वो पिथौरगढ़ रखा गया, और ऐसा माना भी जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, या इस तरीके से बताया भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की एक कैपिटल हुआ करती थी। बट किला राय पिथौरा बेसिकली दिल्ली के अंदर सिचुएटेड था स्टूडेंट्स। किला राय पिथौरा है वो दिल्ली के अंदर सिचुएटेड था। और जो पिथौरगढ़ के अंदर आपको एक हिली यात्रा नाम का जो एक फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलता है। हिली यात्रा बेसिकली वहाँ पे एक यात्रा निकाली जाती है, एक कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल है वहाँ का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड बेसिकली आपको वक्फ के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप सिविल सर्विस के अंदर एंटर करोगे तो आप इस बोर्ड का जो इलेक्शंस है वो आपके द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वक्फ बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द गॉड अगर वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए दे दी गई है तो उसको वक्फ जमीन लैंड के अंदर काउंट किया जाता है, और उन जो लैंड है उसको रेगुलेट करने के लिए जो वक्फ बोर्ड है वो क्रिएट किया जाता है। 1995 का जो वक्फ बोर्ड है वो क्रिएट किया गया। बेसिकली जो वक्फ बोर्ड है वो इसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है मुतावली के द्वारा। मुतावली एक पर्सन होते हैं, वो सुपरवाइजर के रूप में वर्क करते हैं। वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीन है उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है, गवर्नमेंट के द्वारा इनका जो बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। हर एक स्टेट के अंदर आपको इस तरीके का बोर्ड है वो देखने के लिए मिलता है। दिल्ली का जो वक्फ बोर्ड है वो प्रेजेंटली न्यूज़ के अंदर में इस वजह से था कि कुछ प्रॉपर्टी की वजह से न्यूज़ के अंदर था। 123 कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यहाँ पे गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि उनको टेक ओवर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दिल्ली के जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो बोले हैं कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे इस सेंटर के इस डिसीजन के अगेंस्ट में, इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट यहाँ पे मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के लिए क्रिएट किया जाता है। वक्फ बोर्ड बेसिकली आपको रिलीजियस लैंड से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको ये मैक्सिमम जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम जो रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्हीं की जो रिलीजियस ज़मीन है उसी से रिलेटेड ये जो बोर्ड है वो क्रिएट किया जाता है।
क्या वक्फ बोर्ड का कोई भी नॉन मुस्लिम पर्सन है वो इसका मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता? हाँ स्टूडेंट्स, मेंबर बन सकता है, बट उनके द्वारा जो इस्लाम है उसको यहाँ पे इस्लाम को बेसिकली जो एक्सेप्ट है वो किया जाए, जब भी वो इसके जो मेंबर हैं वो बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिटोरियल है, जिसके अंदर जो रिफॉर्म्स से रिलेटेड बात की गई है, जीएसटी से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टूडेंट, जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल की बात की गई है जीएसटी काउंसिल के अंदर, कि जीएसटी के इश्यू से रिगार्डिंग में, जीएसटी से रिगार्डिंग में कोई भी इशू हुआ तो उसको अपीलिएट ट्राइब्यूनल के थ्रू बेसिकली डील किया जाएगा आने वाले फ्यूचर के समय में। तो गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर जो फाइनेंस बिल है वो भी प्रेजेंट किया जाएगा जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल को क्रिएट करने के लिए। अब ये जीएसटी के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताना कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू हमारा जो जीएसटी है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1 जुलाई 2017 को। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी से रिलेटेड एक जीएसटी काउंसिल है जिसे क्रिएट किया गया है आर्टिकल 279A के थ्रू। आर्टिकल 279A के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। ये एक जॉइंट कोऑपरेशन होता है सेंटर एंड स्टेट का। इसके थ्रू यहाँ पे जितने भी टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको डील किया जाता है, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस जीएसटी काउंसिल को बेसिकली हेड किया जाता है, उसके चेयरमैन के रूप में वो वर्क करते हैं। इसके अंदर स्टेट के और सेंटर के जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे और जो टैक्स से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन है वो यहाँ पे किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल की, सबसे पहले जीएसटी की बात करें तो 2017 में जो जीएसटी को क्रिएट किया गया था, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्सेस हैं उनको सबस्यूम करते हुए जीएसटी है वो क्रिएट किया गया। वन नेशन वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सबस्यूम किए गए थे जीएसटी के अंडर में, जिसमें है एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स है, सर्विस टैक्स है एंड लग्जरी टैक्स है, उनको यहाँ पे काउंट किया गया। यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड जो स्लैब्स हैं वो क्रिएट किए गए। इसमें 5% है, 12% है, 18 है एंड 28 है। ये कुछ स्लैब हैं वो क्रिएट किए गए थे जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। तो अब जो भी जीएसटी से रिलेटेड कोई यहाँ पे डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में जीएसटी काउंसिल में, कि यहाँ पे इस आइटम के ऊपर कितना, कौन से स्लैब के अंदर इसको रखना है, तो उससे रिलेटेड अगर स्टेट्स को यहाँ पे उसका जो, अगर हम बात करें कि जो सेंटर का कोई डिसीजन लिया गया, जीएसटी काउंसिल में कोई डिसीजन लिया गया, तो वो अगर उससे खुश नहीं हैं तो बेसिकली वो जीएसटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल के अंदर उसका अपील कर सकें। तो इस वजह से ऐसा एक ट्राइब्यूनल है उसको क्रिएट करने की जो डिमांड है वो की गई है। इस वजह से ये एडिटोरियल के अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले समय के अंदर में जीएसटी ट्राइब्यूनल क्रिएट किया जाएगा, पार्लियामेंट में इससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो इनिशिएट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु बेसिस एनजीओ से रिलेटेड, कि वहाँ का जो एनजीओ से रिलेटेड जो आश्रम है उसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक्टिविटी हैं या सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं वो पाई गई हैं। तो यहाँ पे हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे कोई एनजीओ के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया हो, इस तरीके का एनजीओ के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया कोई हाउस हो, तो उसका जो रेगुलेशन है वो ज़रूरी है और रेगुलेट करना भी चाहिए। हमारी जो जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं जिनका मेन यहाँ पे वर्क है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। बेसिकली इस आर्टिकल से रिलेटेड आप जो 2016-17 के समय में स्टूडेंट, जिस तरीके से हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है जिसमें दिल्ली हरियाणा का जो रीजन है उसके अंदर काफ़ी सारे जो आश्रम्स हैं जिनके अंदर इलीगल एक्टिविटी है वो पाई गई थी, और ख़ुद को ही जो भगवान है, जिस तरीके से इन आश्रम के जो सेंट्स होते हैं या आश्रम के जो पर्सन्स होते हैं उसको खुद को भगवान के रूप में, खुद को सेल्फ गॉड के रूप में यहाँ पे जो प्रेजेंट कराने का जो कोशिश की जाती है, तो उसके अगेंस्ट में उस समय में मेंस में एक क्वेश्चन भी चला करता था। मेंस की जो प्रैक्टिस, जो टेस्ट सीरीज हुआ करती थी 2016-17 के समय में, कि वन साइड हरियाणा पर कैपिटा इनकम के अंदर सबसे बेस्ट स्टेट है, स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बेस्ट स्टेट है, बट अगर आप सुपरस्टिशंस की बात करें, इस तरीके से जो सेल्फ गॉड हैं इनके जो आश्रम्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो उस समय में 2016-17 के समय जब मेंस का जब पेपर था तो उस समय इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए गए थे, क्योंकि उस समय में आप जो हरियाणा के अंदर जो काफ़ी सारे आश्रम्स हैं जिनके अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो पाई गई थी, और सेक्सुअल ऑफेंस के जो उनके ऊपर जो केसेस हैं, उनके जो सेल्फ गॉड हैं उनके ऊपर यहाँ पे लगे थे, या जो अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे केसेस में वो कन्विक्टेड भी हुए हैं।
तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स ये टॉपिक था। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम से रिलेटेड कोई फैक्ट इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है सेफ वर्क प्लेस के बारे में। इसके अंदर बात की गई है कि स्लो प्रोग्रेस हमको देखने के लिए मिलती है। तो सेफ वर्क प्लेस जो बेसिकली महिलाओं को प्रोवाइड करना हमारी गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो वर्क प्लेस हैं वो कम्प्लीटली सेफ होने चाहिए, जिससे हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज करें। हमारी जो वुमेन्स हैं वो बेसिकली सेफ वर्किंग प्लेस होगा तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे जो जेंडर गैप है वो भी आपको यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देगा सेफ वर्क प्लेस की वजह से। इनको बेसिकली जो लिखा गया है RK विज हैं, ये फॉर्मर IPS रहे हैं छत्तीसगढ़ कैडर के अंदर में, तो इनके द्वारा लिखा गया है ये एडिटोरियल जो है बेसिकली। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स बताया गया है कि 1997 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन है वो बताई गई, जिनको बेसिकली विशाखा गाइडलाइन के रूप में जाना जाता है। ये भंवरी देवी केस से रिलेटेड है। राजस्थान के अंदर भंवरी देवी नाम की कोई लेडी हुआ करती थी, उनका केस है। उसी केस के अंदर जो विशाखा गाइडलाइन है वो यहाँ पे इम्पोज की गई, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकमेंड की गई कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विशाखा गाइडलाइंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। विशाखा गाइडलाइन बेसिकली अबाउट द सेफ वर्क प्लेस से रिलेटेड थी कि हमारा जो वर्क प्लेस है वो सेफ होना चाहिए, कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। स्टूडेंट 2017 के समय में 2013 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सेक्सुअल ऑफेंस एट द वर्क प्लेस से रिलेटेड जो एक्ट है वो लाया गया कि वर्क प्लेस को जो सेफ है वो सिक्योर किया जा सके। उससे रिलेटेड 2013 का जो एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर बेसिकली आपको इंटरनल कमेटी के बारे में बताया गया है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मोर देन द 10% एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। अगर लेस देन द अगर 10% है तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसमें DM बेसिकली हम बोल सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके की जो कमेटीज़ हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट की जाएं। इनके अंदर जो इंटरनल कमेटी है वहाँ पे जो किसी भी महिला के द्वारा अगर कोई यहाँ पे एलिगेशंस हैं वो लगाए जाते हैं, तो उनका प्रॉपर वे में यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन हो, उसके प्रॉपर एग्जामिन किया जाए इंटरनल कमेटी के द्वारा, और एग्जामिन करने के बाद ही डिसीजन के ऊपर पहुँचा जाए कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, या अगर कोई इस तरीके की जो कंडीशंस है वो वहाँ पे अगर होती हैं तो उससे रिलेटेड उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे रिलेटेड थी विशाखा गाइडलाइन, और ये 2013 का जो एक्ट है वो इसी से रिलेटेड था। तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो एडिटोरियल लिखे हैं RK विज सर, उन्होंने बेसिकली बताया है कि रिसेंटली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा इंक्रीज हुआ है, जो वर्कर्स की जो पॉपुलेशन रेशियो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो हमको बेटर वे में जो सिक्योर जो वर्क प्लेस है उसको प्रोवाइड कराने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 135 है प्रेजेंट समय में 2022 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस को हम सेफ एंड सिक्योर बनाएं, जिससे कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होगा और हमारा जो जेंडर गैप है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं, ये डिस्कस की गई हैं इस एडिटोरियल के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेसिकली एडिटोरियल है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है। तो जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है। 7 प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए डाटा प्रोटेक्शन के, जो 7 प्रिंसिपल कौन से हैं। सबसे पहले तो जो यूजेज की बात की गई है कि पर्सनल डाटा का जो यूज है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से किया जाएगा, लॉफुल मैनर के अंदर किया जाएगा। फर्स्ट इज अबाउट द यूजेज, 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है। फर्स्ट इज अबाउट द यूज़, कि डाटा जो कलेक्ट किया गया है, जो भी पर्सनल डाटा को कलेक्ट किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो लॉफुल होना चाहिए और फेयर मैनर के अंदर उसका यूज़ किया जाना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे पर्पज़ के बारे में पता होना चाहिए कि पर्पज़ जो बेसिकली क्या है डाटा कलेक्शन का। डाटा मिनिमाइजेशन की बात की गई है, डाटा एक्यूरेसी की बात की गई है, डाटा मिनिमाइजेशन की बात की गई है। फोर्थ, डाटा एक्यूरेसी की बात की गई है। फिक्स ड्यूरेशन की बात की गई है कि यहाँ पे इतना फिक्स ड्यूरेशन के लिए डाटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा,
रीजनेबल सेफगार्ड एंड यहाँ पे अकाउंटेबल जो एक्शंस हैं उसकी बात की गई है। तो ये कुछ 7 प्रिंसिपल हैं जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल से रिगार्डिंग में हैं। अगर हम डाटा प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग इंडिया का जो यहाँ पे इनिशियल फेज रहा है, किस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ, उसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलता है कि 2017 के समय में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर द के.एस. पुट्टास्वामी केस, यहाँ पे के.एस. पुट्टास्वामी केस के अंडर में जो राइट टू प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट है वो ग्रांट किया गया। फिर उसके बाद में 2017 में है बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी बनती है। वो बेसिकली बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी यहाँ पे जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है उससे रिलेटेड कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस कमेटी के अंदर प्राइवेसी लॉ को स्ट्रेंथन किया गया, जो हमारे के.एस. पुट्टास्वामी केस के अंदर जिनके बारे में बात की गई है, के.एस. पुट्टास्वामी केस के अंदर जिनके बारे में बताया गया था फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। और यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी रिसेंटली, काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल के अंडर में हमको डिफाइन की गई है। बी.एन. श्री कृष्णा के अंदर प्राइवेसी लॉ है उनको स्ट्रेंथन किया गया। डाटा लोकलाइजेशन की बात की गई कि हमारे इंडिया का जो डाटा है वो डाटा लोकल जगह पे ही उसको स्टोर किया जाना चाहिए, किसी दूसरे कंट्री के अंदर स्टोर ना किया जाए। ये बेसिकली आपको ई कॉमर्स जो एक्ट है उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा जो डाटा है उसको लोकल वे में यहाँ पे स्टोर करने की जो ज़रूरत है उसकी बात की गई है। राइट टू फॉरगॉटन की भी बात की गई है। राइट टू फॉरगॉटन रिसेंटली भी न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 2021 के समय में फिर गवर्नमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स के जो कोड हैं वो लाए गए। तो ये बेसिकली हमारी कुछ जर्नी रही है डाटा प्रोटेक्शन की। डाटा प्रिंसिपल के अंदर स्टूडेंट्स ये भी बात की गई है कि जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी एज 18 से कम है तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट जरूरी है अगर उनका जो डाटा है वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है या प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली एक तो जो राइटर हैं जिनके द्वारा एडिटोरियल के अंदर बताया गया है कि जो आरटीआई एक्ट है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है डाटा प्रोटेक्शन के अंदर में। आरटीआई एक्ट के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है कि उसका जो सेक्शन 8 है जिसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर सेक्शन 8 के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस को रखा गया है तो उनसे रिलेटेड आप जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं निकाल सकते और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बात की गई है कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की, तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड हमको देखने के लिए मिलता है कि इसको कोई भी ऑटोनॉमी नहीं दी गई है। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा कि किसको यहाँ पे जो मेंबर है वो नॉमिनेट करना है। 33% हमारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट को यूज नहीं किया है। तो ऐसे कुछ जो फैक्ट्स हैं वो रखे गए हैं इस आर्टिकल के अंदर में। तो डाटा प्रोटेक्शन डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में था जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी प्रेजेंटली ड्राफ्ट किया गया है उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स कुछ वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रीज़ के अंदर कुछ मॉडल डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ कानून भी हैं जिसमें GDPR है। GDPR बेसिकली यूरोपियन यूनियन का है एंड 2019 के समय हमारी गवर्नमेंट के हमारी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि GDPR कौन से कंट्री से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जो मैरिज की एज से रिलेटेड है, मैरिज एज से रिलेटेड है कि हाँ यहाँ पे बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो मिनिमम एज है जो शादी की मिनिमम एज है 28 ईयर्स महिलाओं की प्रेजेंट समय ऑन पेपर के अंदर में। 2021 के समय में एक कमेटी बनी थी, कमेटी का नाम है जया जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो 18 की एज है इसको यूनिफॉर्म एज किया जाना चाहिए, 21 एज इसको कर देना चाहिए। तो 21 की जो कमेटी है उसको 18 से ये जो एज है इसको इंक्रीज करने की बात की गई थी। बट कुछ हमारे कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनके द्वारा कंटिन्यू इसको अपोज किया गया, तो इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर नहीं आया। यहाँ पे बेसिकली कुछ डाटाज की बात की गई है स्टूडेंट्स एडिटोरियल के अंदर। इसके अंदर बताया गया है कि हमारे यहाँ पे 60% महिलाएं ऐसी हैं, 60% जो गर्ल्स हैं वो उनकी जो पोजीशन इस तरीके से है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है उनकी जो 25 से लेकर 29 के आसपास आपको एज देखने के लिए मिलेगी। और ये बेसिकली उनकी जो शादी है वो 18 ईयर से पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। तो ये बेसिकली चाइल्ड मैरिज का एक केस है और डिस्पाइट चाइल्ड मैरिज के एक्ट होने की वजह से प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, उसके भी इम्प्लीमेंटेशन होने की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो चाइल्ड मैरिज के जो केसेज हैं वो काफ़ी कम रजिस्टर हुए हैं पिछले कुछ सालों में
और काफ़ी सारी जो मैरिज हैं वो आपको लेस देन द 18 की जो एज है उसी के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो उसी से रिगार्डिंग में इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, किन स्टेट्स के अंदर बेसिकली जो शादी की जो एज है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है, वो चाइल्ड जो बचपन है उसी के अंदर जो लोगों की जो बच्चों की जो शादी कर दी जाती है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स बात की गई है फॉरेस्ट एरिया जो जिस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें कर्नाटक के अंदर में, तो वहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन एंड एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है, आप इस चीज़ को इस तरीके से याद रखिए कि ह्यूमन एंड एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है वो किस तरीके से होगा। सपोज कीजिए ये ह्यूमन्स का हैबिटाट का एरिया है, या एनिमल्स का एरिया है, यहाँ पे ये ह्यूमन्स का है, तो क्या तो इसका एरिया यहाँ पे डिक्रीज हो तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो एक्सपोज हो बाहर के इन्वायरमेंट के लिए, तो ह्यूमन्स के एरिया के अंदर इंक्रीज करें। क्या ह्यूमन्स के द्वारा यहाँ पे इनके एरिया के अंदर इंटरफेयर किया जाए, जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा ह्यूमन्स एंड एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस एडिटोरियल के अंदर कर्नाटक से स्पेशली बात की गई है कि पिछले कुछ समय में जो नागरहोल नेशनल पार्क है उसके आसपास के एरिया के अंदर देखने के लिए मिला है कि टाइगर के द्वारा अटैक किया गया है, लियोपार्ड के द्वारा अटैक किया गया है, एलिफेंट के द्वारा अटैक किया गया है। तो ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट की जो बात है वो इसके अंदर की गई है। अब सबसे पहले आप इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि फॉरेस्ट का एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। तो आपके लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है प्रेजेंट समय में कितना है, उसके बारे में जो भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन पता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है साउथ चाइना सी से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी के बारे में है। साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग में आपको केस स्टडी आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि 2013 के समय में जो फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस के द्वारा यूएन क्लोज के अंदर अपील की गई कि जो चाइना के द्वारा जिस तरीके से इसको मिलिटराइज करने की कोशिश की गई है और जो फिलीपाइंस है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की गई है, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो कोर्ट है उसके द्वारा यहाँ पे डिसीजन दिया गया कि जो चाइना के द्वारा जिस तरीके से 9 डैश लाइन को एक यहाँ पे बेस मानते हुए इस एरिया को मिलिटराइज करने की कोशिश की है वो इलीगल है। बट स्टूडेंट्स हमको देखने के लिए मिलता है कि साउथ चाइना सी के अंदर कंटिन्यू चाइना के द्वारा इसको मिलिटराइज करने की कोशिश की गई है। साउथ चाइना बेसिकली वो रीजन है जो ट्रांजिट पॉइंट के रूप में वर्क करता था ट्रेड के लिए अर्ली मेडिवल टाइम के समय में। रिच फिशरीज़ की वजह से ये जाना जाता है। इसके अंदर आपको हाइड्रोकार्बन के जो रिजर्व हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, मिनरल के डिपॉजिट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी वजह से चाइना के द्वारा इसको मिलिटराइज करके कोशिश की गई है कि इसको बेसिकली कैप्चर किया जा सके। तो आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि साउथ चाइना के जितने भी आइलैंड्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो कि कौन कौन स्पार्कली आइलैंड कहाँ पे मिलता है, कोई दूसरा आइलैंड कहाँ पे मिलता है, तो उन आइलैंड्स को एक बार आप ज़रूर से देखना। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच से रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा गया है कि हेट स्पीच से रिगार्डिंग उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू जारी है, एडवांस स्टेज के अंदर है। तो हेट स्पीच के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर हेट स्पीच से रिगार्डिंग में कोई भी डिफाइंड लॉ नहीं है, कोई भी डिफाइंड कानून नहीं है। आर्टिकल 19 का जो 2 है, आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 बेसिकली किस रिगार्डिंग में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। तो आर्टिकल 19 का जो क्लोज 2 है उसके अंदर बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर आपके द्वारा कोई यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कोई हेट स्पीच है उसका जो क्राइम है वो कंडक्ट किया गया है, तो आर्टिकल 19 का 2 के अंदर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लगाए गए हैं कि पब्लिक ऑर्डर को, डिसेंसी को, मोरलिटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आर्टिकल 19 एक लीगल प्रोविज़न है जो अवेलेबल है। इसके अलावा आईपीसी का जो सेक्शन 153 है, आईपीसी का जो सेक्शन 153 है, इसके अलावा सेक्शन 153 भी है जो बेसिकली हेट स्पीच को यहाँ पे डील करता है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर उनके द्वारा हेट स्पीच यहाँ पे कंडक्ट की जाती है तो उसके रिगार्डिंग में क्या लीगल प्रोविज़न अवेलेबल हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उसका जो सेक्शन 8 है वो डिस्क्वालीफाई करता है। अगर यहाँ पे आप कोई भी हेट स्पीच का क्राइम है उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे कन्विक्टेड होते हो मोर देन द 2 ईयर, तो आपको डिस्क्वालीफाई करेगा कि आप यहाँ पे मेंबर है, उसके लिए इलेक्शन है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते। ACIP रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का,
उसी का एक जो सेक्शन है, सेक्शन बेसिकली 123 है। 123 यहाँ पे आपको स्टॉप करता है एज ए पॉलिटिकल लीडर। आप किसी भी एक स्पीच के अंदर में यहाँ पे किसी भी दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो हेट स्पीच है उसको यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया हेट स्पीच के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कोई भी डिफाइंड लॉ नहीं है हेट स्पीच के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्ले बेस्ड लर्निंग के बारे में। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जिसका फाउंडेशनल स्किल है 2022, वो रिलीज किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसके अंदर जो 3 से लेकर 8 साल की उम्र से 3 से लेकर 8 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली बताया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका काम है कि फाउंडेशनल स्किल को यहाँ पे इम्प्रूव करना चिल्ड्रंस की। तो यहाँ पे बेसिकली जादुई पिटारा नाम से एक मैजिकल बॉक्स के नाम से फाउंडेशनल स्टेज में जो स्कूलिंग के रूप में प्ले बेस जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जादुई पिटारा है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे जो स्किल्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया जा सके चिल्ड्रंस का, जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं उनका। तो प्ले बेस लर्निंग के थ्रू स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की एक यहाँ पे प्रोग्राम है वो इनिशिएट किया गया है जादुई पिटारा के रूप में, मैजिकल बॉक्स के रूप में। तो स्टूडेंट्स, यह कुछ न्यूज़ थी जिनको हमने डिस्कस किया, और कल भी मेरे ही द्वारा न्यूज़पेपर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में मैम कंटिन्यू इन क्लासेस को टेक ओवर करेंगी। तो स्टूडेंट्स, आप इनको रीड कीजिए न्यूज़पेपर्स को, आज और कल के लिए आप न्यूज़पेपर्स को रीड कीजिए अच्छे से। और हो सकता है कि मेरे द्वारा जो आपका जो डिस्कशन है वो सही नहीं रहा हो, क्योंकि बेसिकली मैं इसकी क्लास है वो नहीं लेता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं सही से कर सकूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।